नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर भिलाई से है, जहां नगर निगम वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद योगी साहू ने दुर्ग जिलाधीश से गुहार लगाकर अनूठी रेजिडेंसी कॉलोनाइजर की कानून के विभिन्न नियमों का उल्लंघन पर जांच की मांग की है। साथ ही अनुष्ठा रेजिडेंसी के निर्माण की जांच एवं कॉलोनी के संपूर्ण रजिस्ट्री की जांच की मांग भी की है। वहीं कॉलोनाइजर पर उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाकर 5 दिनों के अंतर्गत कॉलोनाइजर पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो परिवार के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। पूर्व में 2 बार लगातार हर महीने एक आवेदन दिया जा रहा है अवैध प्लॉटिंग के संबंध में, और ये तो हमारे परिवार की मतलब पुश्तैनी जमीन है, जिसपे खुद जो कॉलोनाइजर है राघवेंद्र दास वैष्णव, उसके द्वारा स्टे लेने के बावजूद वो स्टे पे लगातार काम किया जा रहा है और उसमें ना सीमांकन होने दे रहा है ना कुछ होने दे रहा है, और चैलेंज करने बोलता है कि मेरी जमीन पर बन रही। खबर चुरिया से है, जहां सड़क चिरचारी में जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने तेंदुपत्ता कार्यशाला में शामिल हुई और तेंदुपत्ता तोड़ने वाले श्रमिकों का दर बढ़ाने की मांग की। वहीं बच्चों को शिक्षित और उज्जवल भविष्य की मांग की। वैष्णव ने केंद्र सरकार की योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास से लेकर प्रधानमंत्री कल्याण अनाज योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता खंडेलवाल और जिला महामंत्री कांग्रेस चुमन साहू उपस्थित रहे। इधर मजदूरी कम है तो मैं भी यही डेफो मैडम से अनुरोध करूं कि जैसे देखो अब मनरेगा में 1 घंटा काम करते आदमी, हाँ, और 100-150 रुपए रोजी है कि नहीं है, लेकिन यहाँ तो 55 रुपया दिखा थे यहाँ पे। तो आप सबके दर मजदूरी दर बढ़ाना जायज है, तो मैं अनुरोध करूं डेफो मैडम से कि आप मन के दर बढ़ाए। और जैसे कि योजना भी बहुत सारा बताई मैडम डेफो मैडम, लेकिन योजना की क्रियान्वयन जो गांव में होना चाहिए वो प्रकार के नहीं होते, गांव के व्यक्ति मतलब जानकारी नहीं हो पाते। बढ़िया है और आप सब मन भी बैठे हो तो एक बार जयकारा जोरदार लगान भारत माता। डूंगरगढ़ मटिया एनीकेट के पीड़ितों के लिए 1 करोड़ 18 लाख की राशि जारी हुई है, जो कि कलेक्टर ने जारी नवाज खान के नाम लेटर लिखकर जारी की है। पीड़ित किसानों से मुलाकात करने और क्षतिग्रस्त स्थानों का निरीक्षण करने पहुंचे नवाज खान ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कारण एनीकेट बह गया। नवाज खान ने कहा कि रिटेनिंग वाला बनने पर सहमति, किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट जारी होगा। चर्चा हुई थी कि मौके पर जाकर के जो स्वीकृति हुई है, जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसको देखना है। तो निश्चित रूप से काफी नुकसान हुआ है और 22 परिवारों के लिए बड़ा दुखद है कि उनके सामने खेती बाड़ी की समस्या आई है। जमीन भी काफी बह गई है, शील्ड भी काफी बड़ी संख्या में जम गया है। तो इसको पूरी बात को लेकर के एक तो किसानों को थोड़ा ज्यादा मुआवजा मिल सके, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। और जो 2 चीजें स्वीकृति हुई है, रिटर्निंग वॉल और जो दोनों चीजें 1 करोड़ 18 लाख की सैंक्शन हुई है, तो मेन कंस्ट्रक्शन जो है उसका भी इन्होंने अवगत कराया है कि वो भी थोड़ा जर्जर है, उसमें भी मरम्मत होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मुसाफ पिछले 2 दिन पहले ही आर्यन न्यूज टीम की तरफ से दुर्ग शहर के लुचकी तालाब की गंदगी हो जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद खबर का असर हुआ और विधायक अरुण वोरा ने महापौर धीरज बकलीवाल और दुर्ग नगर निगम के आयुक्त लोकेश चंद्राकार के तत्कालीन निर्देश देते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यहां होनी चाहिए लुचकी तालाब साफ सुथरा हो, क्योंकि शहर के हजारों लोग इस जलाशय से निर्भर हैं। इनकी सफाई होना अति आवश्यक है, नहीं तो बीमारी फैलने का अंदेशा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ही जल्दी लुचकी तालाब की सफाई कार्य किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण को हटाने के लिए आयुक्त को निर्देशित भी किया गया।
देखिए, बीते इन 4 सालों में दुर्ग की तस्वीर बदली है। आप देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। जो हम 15 साल में पिछड़ गए थे, इन 4 वर्षों में सड़क, नाली, बिजली, पानी की सारी सुविधाएं आपको दिखलाई दे रही है। वहीं हमने तालाबों को भी बहुत प्राथमिकता के साथ लिया है। शहर के लगभग 35 तालाब है और उसमें अभी 11 तालाब का प्रस्ताव गया था। उसके लिए 4 करोड़ रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है। वहीं कोंडागांव मुख्यालय में 5 दिनों तक चलने वाली मेले का शुभारंभ हो गया है, जो कि पूरी आस्था, श्रद्धा और उल्लास के साथ संस्कृति और परंपरा के मेल मिलाप समेत कोंडागांव वार्षिक मेले का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि यह पारंपरिक मेला 5 मार्च तक चलेगा। 6 दिवसीय इस पारंपरिक मेले में पहले दिन से ही जिले के साथ साथ बस्तर और नारायणपुर जिले की ग्रामीण भारी भीड़ रहेगी। इस मेले में आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों और उनके देवी देवताओं के हुजूम ने आस्था और लोक संस्कृति के विभिन्न रंगों का प्रदर्शन किया। पारंपरिक मेले में बस्तर सांसद बैज समेत विधायक मोहन मरकाम और जनप्रतिनिधि और कलेक्टर एसपी शामिल हुए। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बजट सत्र के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। 1 मार्च से 24 मार्च तक सत्र चलेगा। 1 मार्च को ही तृतीय अनुमान पेश होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 3 मार्च को कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा होगी और 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। तो बजट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 24 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री खुद इस बजट को पेश करेंगे। तो चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1 मार्च से 24 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। राष्ट्रपति आए तो उनका अभिभाषण होगा। कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा 3 को होनी है। हमें विश्वास है कि लगभग अंतिम सत्र है उसके लिए आप लोगों का भी और पक्ष विपक्ष दोनों के साथियों का सहयोग बेहतर होगा, बेहतर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 1 मार्च से 24 मार्च तक सत्र चलेगा। सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा और सत्र अंतिम है। बता दें कि 98.3% ऑनलाइन राज्यपाल का होगा भाषण। 1 मार्च से कक्ष का उद्घाटन होगा और नए मंत्रियों के लिए कक्ष बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बजट को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। सत्र की शुरुआत 1 मार्च से होगी, जो कि 24 मार्च तक चलेगा। साथ ही साथ नए कक्ष बनाए गए हैं, उनका भी उद्घाटन होगा। बताते चले कि नए मंत्रियों के लिए यह कक्ष बनाए गए हैं। तो ज्यादातर प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से होंगे इस बार के सत्र में। उसी वर्ष 13 तारीख को बैठेंगे हम लोग। विधानसभा चलने की संभावना तो मैं व्यक्त कर ही सकता हूँ, ऐसा हम लोगों ने साबित भी किया है। इस बार हमारे 2 विधायक, एक पूर्व मध्य प्रदेश के और हमारे आदरणीय राधेश्याम जी शर्मा जी का निधन हुआ है। उस पर भी पूरी चर्चा पहले दिन हो जाएगा। अब
खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आज यानी कि 1 मार्च से अंतिम विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 24 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में 14 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद के अभिभाषण से होगी। वहीं 6 तारीख को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। इसके आगे सत्र होली के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। इस पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे बजट सत्र शुरू होने वाला है, हमारे साथ मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी। कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष कह रही है कि बहुत छोटा बजट है। विपक्ष नहीं, इस बार पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि हमें और समय दो, आखिरी बजट है। तो मैं यही कह सकता हूं कि मात्र विपक्ष नहीं, इस बार पक्ष के लोग भी दुखी हैं कि ये बजट सत्र लंबा होना चाहिए। बजट सत्र से इस बार जो है ये अंतिम बजट सत्र है, लोगों को काफी उम्मीदें हैं। देखिए, आखिरी बजट होने के कारण सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास के जितने भी प्रस्ताव आते हैं वो माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री के माध्यम से यहाँ दिया जाता है और अपेक्षाएं रहती हैं हर एक व्यक्ति को कि बेहतर से बेहतर उनको जो क्षेत्रीय विकास के काम उन्हें दिए हैं उनका समावेश हो। तो हमें विश्वास है कि इस बार बेहतर उनको अवसर मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा उनके काम स्वीकृत होंगे। कुछ कक्ष नया बनाए गए हैं, कल उसको उद्घाटन करने की बात आपने की जी। 14 कक्ष बने माननीय मंत्रीगणों के लिए और कल से वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, बेहतर ढंग से कर पाएंगे, सुविधाजनक ढंग से कर पाएंगे। ये हमारे इस बार के बजट में कुछ नया खास बजट के बारे में नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री बताएंगे उसके बारे में। तो हम अभी विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो इस बार का बजट जो है ना बहुत छोटा है और निश्चित तौर से लोगों को जो है ना काफी उम्मीदें हैं और पक्ष विपक्ष दोनों को भी काफी उम्मीदें हैं। मैं कैमरामैन के साथ चित्रा पटेल, न्यूज रायपुर। अब खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस का 85वां अधिवेशन तो खत्म हो गया है, लेकिन अब इससे जुड़े एक विवाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अधिवेशन खत्म होने के बाद प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं के स्वागत में आई फूलमालाओं से गुलाल बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिस पर बीजेपी नेता राजेश मूणत ने आपत्ति जताई है और इसे सनातन का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी नेता के निशाने का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस पर कहा कि फूलों से गुलाल बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और ये रोजगार के विषय में भी बड़ा कार्यक्रम है और किसी के स्वागत में माला पहनाई जाती है उसका भी गुलाल बनता है। इस पर तो कभी राजेश मूणत ने आपत्ति नहीं जताई है। से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में पूरी संजीदगी के साथ जोर शोर से उठाएगी। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे हैं। जनता पार्टी से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में पूरी संजीदगी के साथ जोर शोर से उठाएगी। वहीं खबर रायपुर से है, जहां पर प्रियंका गांधी के स्वागत में इस्तेमाल किए गए गुलाब के फूलों को लेकर सियासत छिड़ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ये बयान दिया था कि प्रियंका गांधी के स्वागत में इस्तेमाल किए गए गुलाब के फूलों से गुलाल बनाया जाएगा। साथ ही मल्टी यूटिलिटी सेंटर में सड़कों पर रौंदे गए गुलाबों को पहुंचाया भी गया था, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस को सनातन विरोधी भी बताया था। उनका कहना है कि सड़कों पर कुचले गए फूलों का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि रंगोत्सव का आगाज सबसे पहले देवी देवताओं को रंग अर्पित करके किया जाता है और कांग्रेस की इस पहल का मतलब यही है कि वे बागवान का अपमान कर रहे हैं।
खबर इंदौर से है, जहां सुरक्षा एजेंसी एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए ने रिपोर्ट के आधार पर चंदन नगर इलाके में रहने वाले सरफराज मेनन को हिरासत में ले लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी लगी थी कि सरफराज 12 सालों से हांगकांग में रह रहा था और अब पाकिस्तान और चीन में आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर भारत में बड़ा हमला करने की फिराक में यहां आया था। अब मुंबई एटीएस सरफराज से पूछताछ भी कर सकती है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम और एनआईए के माध्यम से इंदौर पुलिस को यह पॉइंट मिला था कि एक संदिग्ध व्यक्ति इंदौर में हो सकता है जो कि आईएसआई से जुड़ा हो या फिर संदिग्ध रूप से आतंकवादी हो। उसी आधार पर, उसके आईडी कार्ड के आधार पर हमने उसके बुला के पूछताछ की है और सभी दस्तावेज कलेक्ट किए हैं। जो बिंदु हमारे पास आया है संदिग्धता का, वो सिंगल 1 पॉइंट बिंदु है, तो हम उसी के आधार पर जांच कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका। वहीं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आप कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। इस मौके पर कुशल सिंह राजपूत समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया और उन्होंने करके दिखाया कि सरकारी स्कूलों को भी बहुत अच्छा करके बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जा सकती है, जिसमें उन्होंने पूरे स्कूलों की स्थिति बदल दी, जिसके मॉडल को आज पूरा देश अपना रहा है। जिनको बिना बेबुनियाद तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और झूठे आरोप में उनको फंसाया जा रहा है। वहीं बुरहानपुर जिले के आदिवासी इन दिनों दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद धूलकोट को आदिवासी बाहुल विकासखंड का दर्जा नहीं दिया गया। तो वहीं ग्राम परतकुंडिया में 700 परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन डूबी जा रही है। इसके बावजूद अब तक मुआवजा तय नहीं किया गया। 300 हेक्टेयर जमीन पर डैम निर्माण होना है, जिसका अब तक मुआवजा तय नहीं किया गया, जिसको लेकर समस्त आदिवासी जेएस संगठन के माध्यम से कलेक्टर भव्य मित्तल को अवगत कराने पहुंचे। हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जेएस बुरहानपुर के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में हमारे ग्रामीण अलग अलग गांव से आए हुए लोग भी उपस्थित हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो जिला लेवल की जो मेन मुद्दे हैं, जैसा कि जो नया धुलकोट तहसील निर्मित हुआ है वहां पर लगभग 90% जनसंख्या आदिवासी है, लेकिन उसे आदिवासी विकास खंड में शामिल नहीं किया गया है। उसको लेकर हम मांग कर रहे हैं कि धुलकोट तहसील को आदिवासी विकास खंड में शामिल किया जाए, जिससे कि आदिवासियों का विकास हो। कि इस डैम को यहाँ तो मुआवजा अच्छी तरह से बढ़े जाए और अच्छा दिए जाए, नहीं तो फिर वो डैम को कैंसिल किया जाए। और आसपास में सारी चीजें डैम वगैरह है जी, वहाँ पर ऑलरेडी पहले डैम बना हुआ है। कितने लोग होंगे और वहाँ पर कम से कम 300 हेक्टेयर जमीन जा रही है। अब इतने लोग किसान लोग कहाँ जाएंगे? कितने किसान होंगे? सबसे ज्यादा आदिवासी की जमीन जा रही है वहाँ पर। मेन मुद्दा ये है कि सबसे ज्यादा आदिवासी को जमीन जा रही है। वहीं बुरहानपुर के संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में जिला अस्पताल में ठेका पद्धति पर काम करे लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना कारण हमारा नाम मास्टर से हटा दिया गया है और साथ ही हमें वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं महिला कर्मचारी ने कहा कि 4 बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, वेतन नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी। वहीं अस्पताल ठेकेदार ने बताया कि 76 कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई थी। अब लिस्ट 86 कर्मचारियों की दे दी गई है, जिस पर कर्मचारियों को हटाता हूं और वे विरोध करते हैं। अब अस्पताल ही मुझे बताए कि किसे रखना है और किसे नहीं रखना। दस्तावेज कलेक्ट करने में हमारा, जैसा आपको भी बताया मैंने, दिसंबर से हमारा कार्य प्रारंभ हुआ था। दस्तावेज कलेक्ट करने में हमें समय लगा। इनका पहला भुगतान हमने करा
कुछ इनकी अपसेंट और कुछ भुगतान में कटौती हुई थी, तो कल हमारी इनके वार्तालाप हुई कि जो भी हम आपस में बैठेंगे, जो भी आपका मिनिमम वेज में अगर कहीं कम ज्यादा हुआ होगा उसका हम समाधान करेंगे। इंदौर नगर पालिका निगम के महापौर पुष्पमित्र भार्गव की अध्यक्षता में तीसरी मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक आयोजित की गई। 7 घंटों तक चली इस बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य की स्वीकृति मिली। स्वीकृति कार्यों में शहर के प्रवेश द्वार और निगम मार्केटों में रिडेवलपमेंट की स्वीकृति दी गई। साथ ही निगम के विनियमित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त और सेवा में मृत्यु पर ग्रेजुएटी के लाभ जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी। इंदौर नगर पालिक निगम की तीसरी MIC बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें शहर हित के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर और विषयों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें विशेष रूप से श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान को नए स्वरूप में लाने के लिए प्रस्ताव लाने पर चर्चा की गई और उस प्रस्ताव को पारित किया गया। इंदौर में संभागीय स्तर पर 1 दिवसीय स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर विलियन कन्वेंशन सेंटर में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का नाम स्वच्छता की पाठशाला रखा गया। बता दें कि इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 का खिताब अपने नाम करता है। कुछ ही दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। उसी को लेकर इंदौर संभागीय स्तर पर स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर संभागीय स्तर से नगर परिषद और नगर पालिका निगम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी उपलब्धियों के एग्जीबिशन भी लगाए गए, जिसका इंदौर महापौर भार्गव ने निरीक्षण किया और साथ ही एग्जीबिशन की सराहना भी की। देश भर के लिए अपने आप में स्वच्छता की पाठशाला है, लेकिन शीघ्र ही सर्वेक्षण शुरू होने वाले हैं। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश है, भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी है। लेकिन आने वाले दिनों में भी हम आने वाले सर्वेक्षण के लिए तैयार हों, इसलिए इंदौर संभाग के सभी जनप्रतिनिधियों का, नगरीय निकायों के अधिकारियों का एक दिन भर की कार्यशाला आज इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें आने वाले समय में भी सर्वेक्षण के अनुरूप हमारी पूरी तैयारी हो, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसको लेकर एक कार्यशाला आयोजित इंदौर में की गई है। इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी इंदौर ने 2018 में 107 हाईटेक वाटर प्यूरिफायर प्याऊ इंदौर शहर में स्थापित किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि इन हाईटेक प्याऊ को लगाने का कॉन्ट्रैक्ट करीब 5 करोड़ रुपए में दिया गया था। प्याऊ लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को 5 साल तक इन सभी प्याऊ की देखरेख और मेंटेनेंस भी करना था, लेकिन ये प्याऊ कहीं खो गए। और वहीं मामले को लेकर इंदौर महापौर ने कहा कि मामले को लेकर MEA में गंभीर चर्चा हुई और जल्द ही 311 ऐप के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। साथ ही जिन घरों में सीवरेज की समस्या है उसको भी ठीक किया जाएगा। वहीं जिस एजेंसी को वाटर प्यूरिफायर प्याऊ का टेंडर मिला था उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर आज की MIC में बहुत गंभीरता से चिंतन हुआ है और शीघ्र ही जनहितैषी 2-3 काम इसके साथ भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 311 ऐप के माध्यम से पानी का सप्लाई हो, सीवरेज की जो घरों की समस्या है उसको ठीक करने का हो, और ये शहर में लगे जो वाटर स्टेशंस थे उनको पुनः शुरू करने के लिए एजेंसी को देने के लिए भी आज निर्णय लिया गया है। इंदौर में लवकुश चौराहे पर निर्माणाधीन ब्रिज और मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के विरोध में कुशवाहा महासमाज इंदौर ने नगर निगम प्रांगण में प्रदर्शन किया। ज्ञापन महापौर को दिया। ज्ञापन में कुशवाहा समाज ने ब्रिज और मेट्रो को भगवान लवकुश के ही नाम पर रखने की मांग की। आपको बता दें कि ब्रिज और मेट्रो के भूमि पूजन पर मुख्यमंत्री से कुशवाहा समाज ने दोनों के नाम भगवान लवकुश के नाम पर रखने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने समाज के जनों को आश्वासन भी दिया था और कलेक्टर को इस विषय से अवगत कराया था। वहीं सोमवार को नगर पालिका निगम इंदौर की मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक हुई। निर्माणाधीन ब्रिज और मेट्रो का नाम बदलकर
प्रस्ताव रखा जाना था, जिससे पहले ही कुशवाहा महासभा इंदौर के बैनर के तले समाज जन नगर निगम प्रांगण पहुंचे, जहां कुशवाहा समाज के लोगों ने नाम बदलने के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए नारे लगाते हुए महापौर को ज्ञापन दिया। कुशवाहा समाज जन लोग आज कुशवाहा महासभा इंदौर के बैनर तले यहां आए हुए हैं और लवकुश चौराहा जो भोरासला चौराहे के नाम से था और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 10 वर्ष से उसको लवकुश चौराहे का नाम अपने गजट नोटिफिकेशन में किया गया है और उसका नाम उस नाम से चल रहा है। अब वहां पर एक वृहद ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। जब उस ब्रिज का शिलान्यास हुआ था तब कुशवाहा समाज ने विशेष मांग रखी थी कि इस ब्रिज और मेट्रो स्टेशन का नाम भी भगवान लवकुश के नाम पर रखा जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से बताया कि आप इस विषय पर गंभीरता से इस कार्य पे आगे बढ़े। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।